हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इतिहास की पाठशाला। आज मैं आई हूँ आप सभी के समक्ष इतिहास के कुछ पन्नों को पलटने और नए किस्से कहानियों को जोड़ने। जहाँ इतिहास की पाठशाला में इतिहास की बोरिंग किताब बनती है एक मज़ेदार कहानी। तो आइए चलते हैं बिना देर किए हुए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन रिवॉल्यूशन, सेकेंड चैप्टर, नाइन्थ स्टैंडर्ड। तो बच्चों, नाइन्थ स्टैंडर्ड में जो सेकेंड चैप्टर है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, इसके कई कारण हैं जिसे हम इस चैप्टर में जानेंगे, समझेंगे। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि धीरे धीरे यूरोपियन देशों ने अपना एम्पायर बढ़ाया। पिछले चैप्टर में आप सभी ने पढ़ा कि यूरोपियन देशों ने सभी देशों में धीरे धीरे अपना दबदबा बढ़ाया। इंडिया में बाकी और भी कई देश हैं जहाँ पे वो धीरे धीरे अपना एम्पायर बढ़ाने लगे, जिसका रिजल्ट कंट्रीज गोइंग टू एशिया एंड अफ्रीका, उन्होंने अपनी अलग कॉलोनीज बनाए, न्यू रूल्स बनाए, बहुत कुछ उन्होंने सब अपने तरीके से किया। ट्रेडमार्क हो या रूल्स रेगुलेशन हो, कुछ भी। तो अब चलते हैं हम अपने पैरा पे, वेस्टर्न यूरोप एंड कॉलोनियलिज्म इन एशिया अफ्रीका। यूरोपियन कंट्रीज को लालच बढ़ता गया। वो अपने नाइबरिंग कंट्रीज को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे। स्पेन ने नीदरलैंड, बेल्जियम एंड लग्जमबर्ग को अपने कंट्रोल में रखा। कुछ स्थानों पर फ्रांस ने भी अपना पावर बढ़ाया। पुर्तगीज के किंग जब मर गए, पुर्तगीज का जो किंग है वो जब मर गया तो उसका कोई वारिसदार नहीं था। अब बिना किसी वारिसदार के कोई देश कैसे चलता? सो पुर्तगाल स्पेनिश किंग के अंडर में आ गया क्योंकि उसका ब्लड रिलेशन था। वैसे ही इटली एंड जर्मन भी इसके जिम्मेदार थे। फिर फ्रांस भी आया। पर यूरोपियन पावर एशिया अफ्रीका में नेशन पर मजबूत होता गया और भी देशों पर अपना दबदबा बढ़ाते गए। यूरोपियन नेशन इंग्लैंड के नक्शे कदम पर चल रही थी। मेड मेनी एफ्रो एशियन नेशंस देयर कॉलोनीज। Colonialism in Asia. After strengthening its grip over India, England expanded its empire. कहाँ कहाँ? श्रीलंका, म्यांमार, सिंगापुर, मलेशिया, सभी जगहों पर अपना दबदबा बनाने लगे। इसी बीच उन सब के इंग्लैंड ने एंटर्ड किया चाइना में। वो चाइना में भी घुसा और वहाँ पे चाइना में और इंग्लैंड में लड़ाई हुई। ओपियम ट्रेड बिटवीन इंग्लैंड एंड चाइना। देयर वर वॉर्स। कब हुई? 1839 टू 1842, विच कैन बी नोन एज, इस वॉर को ओपियम वॉर का भी नाम दिया जाता है। अब ये अंडरलाइन किया हुआ है। मैं वैसे भी आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस बताती रहती हूँ, पर ये आ गया है बीच में, तो मैं बता दूं कि ओपियम वॉर्स या तो फिलिंग द ब्लैंक्स या तो वन वर्ड क्वेश्चन में किसी में भी आ सकता है। चाइना लॉस्ट दिस वॉर, वो ये लड़ाई हार गया। उसके 5 ऑफ इट्स पोर्ट्स टू इंग्लैंड, उसके 5 पोर्ट्स इंग्लैंड ने ले लिए। इंग्लैंड कुड कैरी ऑन देयर ट्रेड एंड दस एक्सपांडेड देयर एम्पायर, उसने अपना एम्पायर बढ़ाया। इसका एडवांटेज, उसकी चाइना की कमजोरी का ये एडवांटेज कौन कौन उठाया? जापान, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, सभी कंट्रीज जो भी थी उन्होंने इसका फायदा उठाया। विशाल ऑयल रिसोर्सेस इन द डेजर्ट रीजन वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया में ऑयल रिसोर्सेस का बड़ा क्षेत्र बना, बहुत विशाल क्षेत्र था। इस कारण यूरोपियंस ने न्यू कॉलोनीज एस्टेब्लिश की। कहाँ पर? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड बहरीन। यहाँ पर उनका इंटरेस्ट बढ़ा। इसका मतलब यूरोपियंस ने सोचा कि यहाँ कॉलोनीज
इक्वल टू गुलामी वाली एरिया बना लो ताकि ऑयल पर हमारा हक हो। उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज प्लस अमेरिका ने मिडल ईस्ट में अपनी ऑयल कंपनीज खोल दी। ब्रिटिश ने ईरान में और अमेरिका ने सऊदी में। मेन गोल क्या था इन सभी का? सस्ता तेल निकाल कर अपने देश ले जाओ एंड मेड एफर्ट्स टू टेक केयर ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट। पॉलिटिकल प्लस इकोनॉमिकल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ कॉलोनीज बनाने की कोशिश की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक ये रीज़न भी था। जिस तेल के लिए अंग्रेज 1914 में लड़े थे, उसी तेल के लिए अमेरिका ईरान आज भी आमने सामने हैं। यह आप सभी को बताने की ज़रूरत नहीं, जो लड़ाई चल रही है न्यूज़ में आप हर रोज़ सुनते ही होंगे। हिस्ट्री रिपीट होती है बच्चों, बस डेट बदल जाती है। अब हम आते हैं अपने थर्ड पैराग्राफ, कॉलोनिज्म इन अफ्रीका। अफ्रीका में किस तरीके से कॉलोनिज्म किया गया? सबसे पहले डच लोगों ने 15वीं सेंचुरी के अंत में साउथ अफ्रीका के कैप में कॉलोनी बनाई। उसके बाद इंग्लैंड और फ्रांस भी कूद पड़े। इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका, इजिप्ट में कब्जा किया। फ्रांस ने अल्जीरिया, तुनिसिया, मोरक्को ले लिया। रीज़न, अफ्रीका में रॉ मटेरियल था, हीरा था, सोना था, रबर, कॉटन। यूरोप को अपनी कंपनी चलाने के लिए ये माल चाहिए था, इसलिए यूरोप ने अफ्रीका पर अपना झंडा गाड़ दिया। स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका, कौन कौन सा देश कहाँ गया? बेल्जियम, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सब ने अपने तरफ से अफ्रीका को एक केक की तरह काटा और उसे बांट लिया। बर्लिन कॉन्फ्रेंस जो 1884 और 1885 में हुआ, इस कॉन्फ्रेंस में सभी देश आए, सभी को बुलाया गया, पर जिसको बांटा जा रहा था वो देश ही वहाँ मौजूद नहीं था, उसको नहीं बुलाया गया। रिजल्ट ये हुआ कि अफ्रीका बिना लड़ाई के बट गया, बट इस बंटवारे ने अफ्रीका के ट्राइब्स को अलग अलग कर दिया। आज भी अफ्रीका में जो बॉर्डर है अजीब से टेढ़े मेढ़े हैं, वहाँ सिविल वॉर होती रहती है। हिस्ट्री का असर आज भी दिखता है। जर्मनी एंड इटली को भी कॉलोनी चाहिए थी ताकि वो इंग्लैंड, फ्रांस जैसे पावरफुल बन सके। कॉलोनी के लिए कंपटीशन ने टेंशन बढ़ा दी। ये भी WW1 का एक बड़ा रीज़न है। स्पेशली जर्मनी वांटेड टू बिकम अ वर्ल्ड पावर एंड चैलेंज टू ब्रिटेन। फैक्टर्स दैट कॉज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, फैक्टर्स दैट कॉज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के और भी कई कारण थे, जिसमें मैंने आपको ये तो बता दिया कि इसमें जर्मनी का मेन रोल था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए। अब आते हैं उसमें और भी क्या क्या कारण जुड़ते गए। तो पहला कारण हमारा है इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स, इंग्लैंड ने अपनी पावर बढ़ाई और भारी मात्रा में रॉ मटेरियल्स का यूज़ करना शुरू किया। उसके कंपटीशन में जर्मनी आया और दोनों के बीच इकोनॉमिक कंपटीशन शुरू हुआ। इसके बाद चलते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट, मिलिट्रिज्म। मिलिट्रिज्म, आप सभी को पता है मिलिट्री फोर्स की कितनी ज़रूरत होती है एक देश की रक्षा के लिए। तो military force was necessary and important for the competition that the European nations got into for expansion. अपने ताकत को अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए मिलिट्री फोर्स सब देशों ने अपने लिए ज़रूरी समझा।
इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रसिया सब ने मिलिट्री पावर का फोर्स बढ़ाना शुरू किया। While in countries like जापान, इटली एंड जर्मनी ऑल्सो ये सब वेपन्स के प्रोडक्शन बढ़ गए। अपने सेल्फ डिफेंस के लिए लोगों के पास वेपन्स दिए गए। Thus militarism got an impetus and military competition added to economic competition. इकोनॉमिक कंपटीशन और मिलिट्री कंपटीशन दोनों ऐड हो गया और वॉर का एटमॉस्फियर बन गया। अब हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, ग्रुपिज्म। ग्रुपिज्म क्या होता है? जहाँ पे दो पार्टों में कोई चीज बढ़ जाए। यूरोप दो हिस्सों में बढ़ गया। पहला ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया और अमेरिका भी आ गया, और जर्मनी दूसरे भाग में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की ये सब आ गए। तो ये सब मिलके दो गुट बन गए और ये ग्रुपिज्म हुआ। अब आते हैं फीलिंग ऑफ फियर्स नेशनलिज्म। ये क्या चीज है भाई? The independence of Belgium and Greece and the unification of Germany and Italy were the result of nationalism. यूरोपियन कंट्री के कारण इकोनॉमिक जेलसी, कंपटीशन एंड कॉलोनिज्म को बढ़ावा दिया। इस कारण बहुत हद तक झगड़े बढ़े। उन्होंने सिखाया लव फॉर ओन नेशन एंड हेटेड फॉर द अदर नेशन। जर्मन चीफ केजर विलियम वो अपने आप को उसने अपने आप को पूरे विश्व का राजा समझा और राज करना चाहता था। उसके लिए मिलिट्री पावर होना बहुत ज़रूरी था और ये भी एक रीज़न था WW1 का। अब हम आते हैं अपने रोल ऑफ न्यूज़पेपर। इसमें न्यूज़पेपर का रोल कितना हुआ, कितना अदा किया गया, ये हम इस पॉइंट में जानेंगे। The newspaper of the European nation aroused so much of hatred among people with their mutual। धीरे धीरे न्यूज़पेपर ने क्या किया? लोगों के मन में जहर उगलना शुरू किया। जो आजकल हमारी मीडिया या न्यूज़पेपर, तब मीडिया तो था नहीं बच्चों। आजकल न्यूज़पेपर, मीडिया, सोशल मीडिया पे आपको हर जानकारी मिल जाती है, क्या अच्छी क्या बुरी। लेकिन उस समय सिर्फ एक न्यूज़पेपर ही जरिया था सारे खबरों की जानकारी देने के लिए। तो इसमें न्यूज़पेपर ने क्या किया? हर देश का न्यूज़पेपर अपने दुश्मन देश के लिए आग उगलता था। छोटी सी बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताना, अपमानजनक बातें करना, दूसरे देशों के लिए झूठ लिखना। इससे जनता भड़क गई और वो किंग्स को वॉर के लिए प्रेशर डालने लगी। इसके बाद हम आते हैं अपने 6 पॉइंट पे, फिलॉसफी अबाउट वॉर। हमारे ऑथर्स, फिलोसोफर, उनकी क्या राय थी? द पॉलिसी ऑफ वॉर इज वेलफेयर। जर्मन के एक राइटर ने बोला, ओनली द माइटी डिजर्व टू लीव लाइफ। सिर्फ ताकतवर को जीने का हक है। अ स्केयर वर्क, लोगों के मन में ये बात घर कर गई। यूरोप में ये फैल गया कि वॉर इज वेलफेयर, वॉर ही सही है। यूरोप में वॉर को ग्लोरीफाई किया गया, जिससे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का माहौल बना। उसी के बाद इसी में कुछ और भी कारण थे कि जो WW1 का रीज़न बना, जिसमें प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड हिज वाइफ, इन दोनों को गोली मारी थी। किसने मारी थी? सर्बियन के टेररिस्ट ने, जिनका नाम ब्लैक हैंड था। ये कुछ लाइनें दी हुई हैं, मैं इसको थोड़ी सी स्टोरी की तरीके से आप सभी को समझाती हूँ। उम्मीद है आप सभी को इंटरेस्टिंग लगेगा। ब्लैक हैंड था। ऑस्ट्रिया का रिएक्शन ये था कि ऑस्ट्रिया ने बोला कि ये सर्बिया ने करवाया है। उसे 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया गया और 10 शर्तें मानने के लिए कही गई और कहा, हमारा कल्प्रिट हमें दो। सर्बिया ने डिक्लेयर किया, इट्स इग्नोरिंग इन द मैटर। इसमें उसका कोई हाथ नहीं है।
मतलब उसने मानने से इनकार किया। सेर्बिया बात करने के लिए तैयार था, पर ऑस्ट्रिया ने मना कर दिया। डायरेक्ट 28 जुलाई 1914 को सेर्बिया पर वॉर डिक्लेयर कर दी। यहाँ से WW1 शुरू हुआ। एक प्रिंस की गोली से हुई मौत ने 4 साल तक पूरे विश्व को रुलाया और लगभग 2 करोड़ लोग मारे गए। आज का सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट वीडियो यहीं तक। 9th के सभी स्टूडेंट्स लोगों को समझ में आई होगी। WW1 की शुरुआत किन कारणों से हुई ये समझ में आ गया होगा। तो इतिहास की पाठशाला में आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर का दूसरा भाग लेकर जल्द ही आऊँगी। तो बच्चों, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। वंदे मातरम। जय हिंद। बाय बाय।